मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, इसलिए नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता, बल्कि मैंने कभी जरूरत ही नहीं समझी। मैंने कभी किसी बात को दिल से नहीं लगाया। लिखना मुझे व्यर्थ की बात लगती। मैं सोचता, क्यों लिखूं, क्यों अपनी सोच से दूसरों को अवगत कराऊं। मेरे बाद लोग मेरे लिखे का ना जाने क्या क्या अर्थ लगाएं। मैं लोगों के कहने की चिंता ज्यादा करता, अपनी कम। अक्सर लोग डायरी लिखते हैं, कुछ प्रतिदिन और कुछ घटनाओं के हिसाब से। मैं अपने विषय में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन पिछले एक सप्ताह से, यानी जब से डॉक्टर नीरज से मिलकर लौटा हूँ, अजीब सी बेचैनी से घिरा हूँ। पत्नी विनीता से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता। वह तो पहले ही बहुत दुखी है, बात बात पर आंखें भर लेती है। उसे और अधिक दुखी नहीं कर सकता। बेटे वसु व नकुल हर समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें पढ़ने की भी फुर्सत नहीं। मैं उनका दिमाग और खराब नहीं करना चाहता। यूं भी मैं जिस चीज की मांग करता हूँ, वह मुझे तत्काल लाकर दे दी जाती है, भले ही उसके लिए फौरन बाजार ही क्यों ना जाना पड़े। मैं कितना खुदगर्ज हो गया हूँ, औरों के दुख दर्द को समझना ही नहीं चाहता। अपनी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहता हूँ, लेकिन लगा नहीं पा रहा हूँ। पापा, आप चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगे, कहता हुआ वसु जब अपना हाथ मेरे सिर पर रखता है, तो मैं समझ नहीं पाता कि वह यह कहकर किसे तसल्ली दे रहा है, मुझे या अपने आप को। उससे क्या कहूँ? अभी मोबाइल पर किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करेगा या नेट में सर्च करेगा। बस सांस का हिसाब रख रहे हैं, कहीं एक भी कम ना हो जाए। और मैं बिस्तर पर पड़ा इन सब की हड़बड़ी, हताशा, निराशा उनसे आंखें चुराते देखता रहता हूँ। उनकी आंखों में भय है। भय तो अब मुझे भी है। मैं भी कहाँ किसी से कुछ कह पा रहा हूँ। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर अनंत, सभी की एक ही राय है कि वायरस पूरे शरीर में फैल चुका है, लीवर डैमेज हो चुका है, जीवन के दिन गिनती के बचे हैं। डॉक्टर फाइल पलटते हैं, नुस्खे पढ़ते हैं और कहते हैं कि इस दवा के अलावा और कोई दवा नहीं है। सुनकर मेरे अंदर छन्न से कुछ टूटने लगता है, यानी मेरी सांसों की डोर टूटने में कुछ ही समय बचा है। मेरे अंदर जीने की अदम्य लालसा पैदा होने लगती है। मुझे अफसोस होता है कि मेरे बाद पत्नी और बच्चों का क्या होगा। अकेली विनीता बच्चों को कैसे संभालेगी? कैसे बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी? कैसे घर खर्च चलेगा? 2-4 लाख रुपए घर में हैं, तो वे सब कब तक चलेंगे? वो तो डॉक्टरों की फीस और मेरे अंतिम संस्कार पर ही खर्च हो जाएंगे। घर में पैसे आने का कोई तो साधन हो। विनीता ने कितना चाहा था कि वह नौकरी करे, पर मैंने अपने पुरुषोचित अभिमान के आगे उसकी एक न चलने दी। मैं कहता कि तुम्हें क्या कमी है, मैं सभी की आवश्यकताएं आराम से पूरी कर रहा हूँ। पर अब जब मैं नहीं रहूंगा, तब अकेली विनीता सब कैसे संभालेगी? घर और बाहर संभालना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं अब क्या करूं? उसे कैसे समझाऊं? क्या कहूं? कहीं मेरे जाने के बाद हताशा, निराशा में वह आत्महत्या ही ना कर ले। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। वह इतनी कमजोर नहीं है। मैं भी ना जाने क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लगता हूँ, पर विनीता से कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। रिश्तेदार एक एक कर आ जा रहे हैं। कुछ मुझे तसल्ली दे रहे हैं तो कुछ स्वयं को। पत्नी विनीता और बेटा वसु गाड़ी लेकर मुझे डॉक्टरों को दिखाने के लिए शहर दर शहर भटक रहे हैं। आय के सभी स्रोत लगभग बंद हैं। वे सब मुझे किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश में लगे हैं। मैं डॉक्टर की बातें सुन और समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार दिखावा कर रहा हूँ कि डॉक्टरों की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। विनीता और वसु के सामने
उनका मन रखने के लिए कहता हूँ, डॉक्टर बेकार बक रहे हैं, मैं ठीक हूँ। यदि लीवर खराब है या डैमेज हो चुका है तो खाना कैसे पच रहा है? तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में ठीक होकर चलने लगूंगा। तुम डॉक्टरों की बात पर विश्वास मत करो, मैं भी नहीं करता। पता नहीं मैं स्वयं को समझा रहा हूँ या उन्हें। पिछले 5 सालों से यही सब हो रहा है। मैं एक भ्रम पाले हुए हूँ या सबको भ्रमित कर रहा हूँ। 5 साल पहले बताए गए सभी कारणों को डॉक्टरों की लफाजी बताकर नकारने की कोशिश करता रहा हूँ। यह छल पत्नी और बच्चों से भी किया है, पर स्वयं को नहीं छल पाया हूँ। HIV पॉजिटिव बहुत ही कम लोग होते हैं। पता नहीं मेरी भी HIV पॉजिटिव रिपोर्ट क्यों कराई। विनीता के पूछने पर डॉक्टर संक्रमित खून चढ़ाना या संक्रमित सुई का प्रयोग होना बताता है, लेकिन मैं जानता हूँ विनीता मन से डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वह तरह तरह की पत्रिकाओं और किताबों में इस बीमारी के कारण और निदान ढूंढती रहती है। मैं जानता हूँ कि 7 साल पहले यह बीमारी मुझे कब और कैसे हुई। जीवन में पहली बार मित्र के कहने पर, लखनऊ में एक रात रुकने पर, उसी के साथ एक होटल में विदेशी महिला से संबंध बनाए गया रात हसीन करने, जीवन का आनंद लेने, पर लौटा जानलेवा बीमारी लेकर। दोस्त ने धीरे से कंधा दबाकर सलाह भी दी थी कि सावधानी जरूर बरतना, पर मैं जोश में होश खो बैठा। मैंने सावधानी नहीं बरती और 2 साल बाद जब तबीयत बिगड़ी रहने लगी तब डॉक्टर को दिखाया और ब्लड टेस्ट कराया। तभी इस बीमारी का पता चला। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। अब क्या हो सकता था सिवा इलाज के? इलाज भी कहाँ है इस बीमारी का? बस धीरे धीरे मौत के मुंह में जाना है। ना तो मैं दिल खोलकर हंस सकता और ना ही रो। अपनी गलती किसी को बता भी नहीं सकता। बताऊं भी कैसे? मैंने विनीता का भरोसा तोड़ा था, यह कैसे स्वीकार करता? विनीता से कई लोगों ने कहने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका उत्तर हमेशा यही रहा कि मैं अपने से भी ज्यादा समीर पर विश्वास करती हूँ। वे ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते। समीर अपनी विनीता को धोखा नहीं दे सकते। मुझे लग रहा था कि विनीता अंदर ही अंदर टूट रही है, स्वयं से लड़ रही है, पर मुखर नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास कोई ठोस कारण नहीं है। मैं भी उसके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता। पिछले 5 सालों से हमारे बीच पति पत्नी जैसे संबंध नहीं है। हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। मुझे कई बार अफसोस होता है कि मेरी गलती की सजा विनीता को मिल रही है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि शारीरिक संबंध न बनाए जाएं। मेरी इच्छा होती तो उसका मैं कठोरता से दमन करता। विनीता भी मेरी तरह तड़पती होगी। कभी विनीता का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता, लेकिन उसकी सूनी आंखों में झांकने की हिम्मत न कर पाता। वह मुझे एक तक देखती तो लगता कि पूछ रही है कि तुम यह बीमारी कहाँ से लाए। मेरी नजरें झुक जाती। मैं मन ही मन दोहराता कि विनीता, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमसे माफी मांगकर अपना अपराध भी कम नहीं कर सकता। मैं रोज तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें छाती पर तकिया रखे सोते देखता हूँ। आंखें भर आती हैं। मैं इतना कठोर नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। तुम्हें आगोश में भरने का मेरा भी मन है। मेरी इच्छाएं भी अतृप्त हैं। एक घर में रहकर भी हम एक नदी के 2 किनारे हैं। तुम पल पल मेरा ध्यान रखती हो, वक्त से खाना और दवा देती हो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हो। फिर भी मैं असंतुष्ट रहता हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर भागती हो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता तो वे क्रोध में मुखर होने लगती हैं। सोच और विवेक पीछे छूट जाते हैं। मैं तो मर ही रहा हूँ। तुम्हें भी मृत्यु देना चाहता हूँ। मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ विनीता। वक्त के साथ दूरी बढ़ती ही जा रही है। मेरा जीना सबके लिए व्यर्थ है। मैं जीकर कर भी क्या रहा हूँ सिवा सबको कष्ट देने के।
मेरे रहते हुए भी मेरे बिना सब काम हो रहे हैं, मेरे बाद भी होंगे। आज की 10 तारीख है। मुझे देखकर डॉक्टर अभी अभी गया है। मैं बुझने से पहले तेज जलने वाले दिए की तरह अपनी जीने की पूरी इच्छा से बिस्तर से उठ जाता हूँ। विनीता और बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। मैं टॉयलेट तक स्वयं चलकर जाता हूँ, फिर लौट कर कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ विनीता कि मेरे जाने के बाद भी तुम इसी तरह रहना जैसे अब रह रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम नहीं जानती कि मैं पिछले सप्ताह से बसु से अपने एटीएम कार्ड से रुपए निकलवा कर तुम्हारे खाते में जमा कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद तुम्हें परेशानी ना हो। मैंने सब हिसाब किताब लिख कर दिया है। समझदार हो, स्वयं और बच्चों को संभाल लेना। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, पर जाना तो पड़ेगा। मन में बहुत कुछ घुमड़ रहा है कि तुमसे कहूं, फिर कहने सुनने से दूर हो जाऊंगा। तुम भी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती होगी, पर मेरी परेशानी देखकर चुप हो। ना मैं तुमसे कुछ कह पाऊंगा और ना तुम सुन पाओगी। तुम्हें देखते देखते ही किसी भी पल अलविदा कह जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा यही डर रहता है कि पता नहीं कब चल दूं, इसलिए तुम मुझे जब तब बेबात पुकार लेती हो। हम दोनों के मन में एक ही बात चलती रहती है। मुझे अफसोस है विनीता कि मुझे अपना वादा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर ही जाना पड़ेगा। तुम सो गई हो। सोती हुई तुम कितनी सुंदर लग रही हो। चेहरे पर थकान और विषाद की रेखाएं हैं। क्या करूं विनीता, आंखें तुम्हें देख रही हैं, दम घुट रहा है। कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। विनीता, यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अंधेरा दूर होगा, सूरज निकलेगा। इतने दिन से जो धुंधलापन छाया था, सब धुल पुछ जाएगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया है। यह मैं क्या समझा रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं समझता? समझता हूँ, तभी समझ रहा हूँ। अब मेरा जाना ही ठीक है। वसु को कोर्स पूरा कराना है। उसे प्लेसमेंट जॉब मिल गई है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। नकुल भी शीघ्र ही अपनी मंजिल पालेगा। विनीता, तुम्हारे पास मेरे सिवा सभी कुछ होगा। मैं जानता हूँ मेरे बाद तुम्हें अधूरापन, खालीपन महसूस होगा। तुम अपने अंदर के एकाकीपन को किसी से बांट नहीं पाओगी। मैं भी तुम्हारा साथ देने नहीं आऊंगा, पर मेरे सपनों को तुम जरूर पूरा करोगी। मन से मुझे माफ कर देना। अब बस सांस उखड़ रही है। अलविदा विनीता, अलविदा। तुम्हारा समीर।